नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं तुम ही हो मेरी जिंदगी कहानी का अगला भाग। कहानी को समझने के लिए कृपया पूरा वीडियो अवश्य देखें और साथ ही इस कहानी के पिछले वीडियो को भी देखना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। तुम ही हो मेरी जिंदगी पार्ट 23। मोनिका रिजॉर्ट में पहुंचते ही दौड़कर शुभांग के गले से लग गई और उसे झट से किस कर लिया। ये देखकर नंदिनी लाख कोशिशों के बावजूद भी खुद को संभाल नहीं पाई और इसका फायदा उठाकर युवराज उसके करीब आ गया। अपनी बाहें नंदिनी की कमर में लपेटकर उसे संभालने की कोशिश करने लगा। लेकिन कुछ कदम चलने के बाद ही नंदिनी को युवराज की हरकत का अंदाजा हो गया। उसने झटके से उसका हाथ अपनी कमर से अलग किया और गुस्से से उसकी ओर देखा। युवराज ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, रिलैक्स मिस नंदिनी, शायद तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। मैं तुमको तुम्हारे रूम तक छोड़ देता हूँ। नंदिनी उसका हाथ झिड़कते हुए बोली, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपको मेरे लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। युवराज चापलूसी भरे लहजे में बोला, मैं तो बस तुमको गिरने से बचाने की कोशिश कर रहा था। तुम तो बेवजह नाराज हो गई नंदिनी। नंदिनी ने सोचा, इस समय युवराज हमारा गेस्ट है, मुझे इसके साथ तरीके से पेश आना पड़ेगा। उसने चेहरे पर हल्की स्माइल लाते हुए कहा, आपकी हेल्प के लिए थैंक यू मिस्टर युवराज। अब आप चाहे तो अपने रूम में जा सकते हैं। युवराज उसकी आंखों में देखकर शरारत से हंसकर बोला, वैसे तुम भी चाहो तो मेरी हेल्प करके अभी ही मेरा एहसान चुका सकती हो। नंदिनी हैरानी से उसकी ओर देखने लगी तो युवराज अपनी बत्ती सी दिखाते हुए बोला, अब तुम मुझे मेरे रूम तक पहुंचा दो, हिसाब बराबर। नंदिनी ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और उससे पीछा छुड़ाने के लिहाज से हॉल में खड़े एक लड़के को आवाज देकर कहा, जगन, प्लीज सर को उनके रूम तक छोड़ दो। सर ये आपको अच्छी तरह से आपके रूम में पहुंचा देंगे। आपका सामान आपके रूम में पहुंच गया है। युवराज जाते जाते नंदिनी पर एक ललचाई नजर डालकर बोला, हिसाब तो मैं बराबर करके रहूंगा नंदिनी, अभी नहीं तो अगली बार सही। शुभांग दूर से खड़ा नंदिनी और युवराज को बातें करते हुए देख रहा था। युवराज की हरकत पर नंदिनी के चेहरे की नाराजगी भी उसने देख ली थी। युवराज से पीछा छुड़ाकर नंदिनी जैसे ही आगे बढ़ी, उसकी नजर सामने दीवार से टेक लगाकर खड़े शुभांग पर पड़ी, जो खामोशी से एक टक नंदिनी को ही देख रहा था। जितना दर्द नंदिनी के दिल में था, उतनी ही पीड़ा शुभांग की आंखों में भी झलक रही थी। नंदिनी के दर्द से वो अछूता कैसे रह सकता था। नंदिनी नजर फेर कर तेज कदमों से अपने रूम की तरफ जाने लगी तो शुभांग ने आगे बढ़कर उसे आवाज दी, मिस नंदिनी। शुभांग ने दिल की गहराई से उसे पुकारा था। नंदिनी के कदम एक पल को ठिठके, लेकिन फिर अगले ही पल बिना शुभांग की ओर देखे वो तेज कदमों से अपने रूम की ओर चली गई। नंदिनी के यूं शुभांग की बात ना मानने से शुभांग गुस्से से उसकी ओर लपका। तभी सामने से सुनंदा जी को अपनी ओर आते देखकर शुभांग उनके पास आकर बोला, क्या हुआ मॉम, आप वापस क्यों चली आई? एनी प्रॉब्लम? सुनंदा जी मुस्कुरा कर बोली, प्रॉब्लम तो बहुत बड़ी है। क्या प्रॉब्लम है मॉम? शुभांग चिंता भरी आवाज में बोला। सुनंदा जी ने नाराजगी से कहा, तुझे बताने का कोई फायदा नहीं, मैं खुद अपनी प्रॉब्लम हल कर लूंगी। शुभांग ने मुस्कुरा कर कहा, आप ना कभी कभी बिल्कुल बच्चों की तरह व्यवहार करती हैं मम्मा। सुनंदा जी मुंह बनाते हुए बोली, तो क्या करूं, जब मेरा जवान बेटा हरदम बुढ़ों की तरह नीरस और सड़ू बिहेव करता है तो मैं खुद ही बच्ची बनकर खुश हो लेती हूँ। शुभांग अपनी मम्मी को कंधे से पकड़ते हुए बोला, दिस इज नॉट फेयर मॉम, मैं आपको बुढ़ा नीरस और सड़ू दिखता हूँ? सुनंदा जी ने शरारत से हंसते हुए हाँ में गर्दन हिलाई तो शुभांग ने सीरियस होकर पूछा, अच्छा ठीक है, मैं ऐसा ही हूँ, अब बताइए प्रॉब्लम क्या है?
यहाँ की सर्विस पसंद नहीं आई क्या? अभी मैं मिस नंदिनी को बुलाकर डांट लगाता हूँ। जब काम नहीं आता तो नौकरी करने क्यों पहुंच गई? अब सुनंदा जी नाराजगी से उसका हाथ अपने कंधे से हटाकर बोली, यही तो प्रॉब्लम है। तू नंदिनी को बुलाकर डांट लगा सकता है, उस पर अपना हुक्म चला सकता है, लेकिन दो प्यार के बोल उससे नहीं बोल सकता। मैंने देखा है उस मासूम के चेहरे पर फैली उदासी को। तुझे नहीं लगता तुझे नंदिनी को साफ साफ सब कुछ बता देना चाहिए? एक बार उसकी जगह पर खुद को रख कर देख बेटा। मोनिका को तेरे करीब देखकर क्या गुजरती होगी उसके दिल पर। इसीलिए तो तुझे छोड़कर इतनी दूर चली आई थी। अब भी समय है, बाकी बातें बाद में निपटा लेना। नंदिनी टूट कर बिखर जाए और तुमसे इतनी दूर चली जाए कि फिर कभी उसे तुम अपनी जिंदगी में वापस ही ना ला सको। इससे पहले संभाल लो नंदिनी को शुभांग। शुभांग खामोशी से अपनी माँ के चेहरे की ओर देखता रहा। सुनंदा जी ने कहा, जवाब दो शुभांग। मैं नंदिनी को इस हाल में नहीं देख सकती। तुम कुछ नहीं बताओगे तो मैं खुद जाकर नंदिनी को सब बता दूंगी। शुभांग ने धीरे से कहा, देवांशी की शादी में जब नंदिनी को मोनिका और मेरी शादी के बारे में पता चल गया तो मैंने सोचा था कि फुर्सत मिलते ही मैं एक दिन नंदिनी को ठीक से सब समझा दूंगा। फिर उदासी से बोला, लेकिन उसने मुझे इसका मौका ही कहाँ दिया। मोनिका की बातों में आकर मुझसे बिना कुछ कहे चली आई। सुनंदा जी ने उसका हाथ पकड़कर बड़े प्यार से कहा, तो अब बता दे बेटा। वो कोई बड़ा फैसला ले ले उससे पहले तू जाकर उसे अपने प्लान के बारे में सब बता दे। शुभांग ने सुनंदा जी को गले से लगा लिया, फिर उनके कान के पास धीरे से बोला, अपनी प्लानिंग के बारे में सब कुछ तो किसी को भी नहीं बताया है मॉम। तो नंदिनी को कैसे बता दूं? आपको क्या लगता है युवराज मुझ पर नजर नहीं रख रहा है? अगर मैंने यहाँ पर अपनी सिक्योरिटी टाइट कर रखी है तो युवराज के आदमी भी रिजॉर्ट में हर जगह मौजूद हैं। और आपसे भी रिक्वेस्ट है कि इस विषय में अब आप भी कोई बात नहीं करेंगी। अपने लक्ष्य के इतने नजदीक पहुंचकर मैं कोई चूक नहीं होने दूंगा। रही बात नंदिनी की, तो मैं उसे बाद में मना लूंगा। वो मुझसे दूर भले चली जाए, लेकिन मेरे प्यार से दूर नहीं जा सकती। इतना भरोसा तो है मुझे अपने प्यार पर। सुनंदा जी ने धीरे से कहा, पता नहीं तेरे दिमाग में क्या क्या चलता रहता है। तेरी महिमा तू ही जाने। अरे तूने तो मेरी काव्या को भी अपनी शादी में नहीं आने दिया। मैं तो ये सोचकर खुश हो रही थी कि इसी बहाने मेरी काव्या कुछ दिन मेरे साथ रहेगी। लेकिन तुझसे तो अपनों की खुशी देखी ही नहीं जाती, सबको दुखी करके रखता है। शुभांग ने धीरे से कहा, आप कुछ नहीं जानते मॉम। बड़ी मुश्किल से मैंने काव्या को हॉस्टल भिजवाया था। जब युवराज मेरे खिलाफ काव्या को इस्तेमाल करने लगा तो मैंने आपके पति मिस्टर आर्य के सामने शर्त रख दी थी कि अब मैं मोनिका से शादी तभी करूंगा जब युवराज काव्या को हॉस्टल भेज देगा। मैं नहीं चाहता था कि उस बच्ची के कोमल मन पर उन दुष्ट आत्माओं की परछाई पड़े। सुनंदा जी ने कहा, लेकिन यहाँ तो बुला सकता था। शुभांग के होठों पर एक गहरी मुस्कान आ गई और आंखों की गहराई तो ऐसी थी कि कोई उसका थाह नहीं पा सके। सुनंदा जी के कान में बोला, इस शादी में बहुत बड़ा तूफान आने वाला है मॉम। काव्या यहाँ सुरक्षित नहीं थी। युवराज मुझे ब्लैकमेल करने के लिए कभी भी काव्या को ढाल बना सकता था। इसलिए मैंने उसको इन सब से दूर रखा। सुनंदा जी की आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं। शुभांग ने उनकी आंखों को चूमते हुए कहा, ऐसे रिएक्ट मत कीजिए मॉम, क्योंकि दीवारों के कान ही नहीं आंखें भी होती हैं। सुनंदा जी घबरा कर बोली, ऐसा कुछ मत करना बेटा कि हमारे खानदान का नाम खराब हो। शुभांग उनके सिर पर अपना चेहरा रखते हुए बोला, आपको मुझ पर भरोसा है ना? अगर ऐसा करना होता तो अब तक मैं कब का युवराज को परलोक पहुंचा चुका होता। पूरे 2 साल इसीलिए इंतजार किया कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे।
आप अब अपने बेटे की शादी की तैयारी कीजिए। सब कुछ वैसा ही होगा जिससे आप खुश हों। फिर मुस्कुरा कर बोला, हाँ, मिस्टर आर्य और सुमित्रा जी की खुशी की गारंटी मैं नहीं ले सकता। सुनंदा जी हंसकर उसका कान खींचते हुए बोली, बहुत शरारती हो गया है तू। अपने पापा और दादी माँ को ऐसे बोलते हैं क्या? शुभांग उठते हुए बोला, अब आप जाकर आराम कीजिए मॉम। मुझे आपकी प्यारी बेटी मिस नंदिनी का दिमाग भी तो ठीक करना है जाकर। शुभांग नंदिनी से बात करेगा ये जानकर सुनंदा जी खुशी खुशी अपने रूम में चली गईं और शुभांग उस ओर चल पड़ा जो कॉरिडोर नंदिनी के रूम की ओर जाता था। कुछ दूर खड़ी निधि दीपेन से बातें कर रही थी। शुभांग को नंदिनी के रूम की ओर जाते देखकर दीपेन ने कहा, मेरा दोस्त अपनी जान से मिलकर उसके गिले शिकवे दूर करने जा रहा है। इस समय उन दोनों के लिए ये बहुत जरूरी है। प्लीज आप उसके पीछे जाइए, लेकिन शुभांग को पता नहीं लगना चाहिए। जब तक शुभांग नंदिनी के साथ उसके रूम में रहेगा, आप बाहर ही रुकिएगा और किसी को उनके कमरे के करीब भी मत जाने दीजिएगा। ओके, कहकर निधि शुभांग के पीछे पीछे एक निश्चित दूरी बनाकर चलने लगी, जिससे शुभांग जान ना पाए कि निधि उसके पीछे आ रही है। इधर नंदिनी अपने रूम में पहुंची और औंधे मुंह बिस्तर पर गिरकर रोने लगी। इसीलिए तो वो शुभांग से इतनी दूर चली आई थी कि जब अपनी आंखों से शुभांग को किसी और का होते नहीं देखेगी, तो शायद धीरे धीरे बर्दाश्त कर लेगी। खिसकते हुए बोली, क्यों शुभांग जी, जानबूझकर मुझ पर इतना जुल्म कर रहे हैं? क्या आप नहीं जानते जिन होठों से आपने मुझे इतनी शिद्दत से प्यार किया, उस पर मेरी आंखों के सामने कोई और अपना प्यार बरसाए, ये मैं कैसे सह पाऊंगी? आप जबलपुर में अपनी शादी कर लेते तो आपका क्या बिगड़ जाता? महादेव की कसम, मैं जिंदगी में दोबारा कभी आपकी नजरों के सामने नहीं पड़ती। लेकिन आप तो जानबूझकर मुझे तकलीफ देने के लिए मेरी आंखों के सामने किसी और को अपना बनाने चले आए। तभी उसके दरवाजे पर नॉक हुई। नंदिनी ने सोचा निधि आई होगी। जल्दी जल्दी अपने आंसू पोंछ कर और अपना बाल ठीक करके दरवाजा खोल दिया। सामने शुभांग को देखकर हैरान हो गई। फिर दरवाजे के बीच में खड़े होकर रास्ता रोक लिया और गुस्से से बोली, आप यहाँ क्यों आए हैं? प्लीज जाइए यहाँ से। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। नंदिनी दरवाजे के बीच में शुभांग का रास्ता रोके खड़ी थी। शुभांग नंदिनी को कंधे से पकड़कर पीछे किया और रूम के अंदर आकर बोला, लेकिन मुझे तो तुमसे बात करनी है, वो भी अभी। और इसके लिए मुझे तुम्हारी परमिशन की जरूरत नहीं है। देख लिया कि तुम कितनी समझदार हो। कहकर शुभांग ने दरवाजा बंद कर लिया। नंदिनी शुभांग की हिम्मत तो अच्छी तरह से जानती थी। अपने पर आ जाए तो कुछ भी कर सकता है और गुस्से में तो उसे किसी की परवाह नहीं। घबरा कर बोली, प्लीज शुभांग जी, ये सब कोई मजाक नहीं है। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। रिजॉर्ट में आपका और मोनिका का पूरा परिवार मौजूद है। कहीं किसी ने आपको मेरे कमरे में देख लिया तो तमाशा खड़ा हो जाएगा। शुभांग ने कहा, मैं किसी से नहीं डरता। फिर उसके चेहरे को अपनी हथेली में भरकर रोने के कारण नंदिनी की लाल आंखों को देखकर बोला, कोई कैसा भी तमाशा करे, लेकिन मैं तुम्हें ऐसी हालत में छोड़कर जाने से रहा। शुभांग नंदिनी की आंखों में खोने लगा था और नंदिनी शुभांग की आंखों की गहराई में डूबने से खुद को रोक नहीं पा रही थी, लेकिन साथ ही उसे बहुत घबराहट भी हो रही थी। वो शुभांग से दूर होकर दूसरी ओर चेहरा घुमाकर खड़ी हो गई और बोली, प्लीज आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए और यहाँ से चले जाइए। कल से आपकी शादी की रस्में शुरू हो जाएंगी। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपकी जिंदगी में कोई परेशानी आए और आपको सबके सामने शर्मिंदा होना पड़े। मेरी मुश्किलें और मत बढ़ाइए। प्लीज यहाँ से चले जाइए। शुभांग ने शांत लहजे में कहा, नंदिनी, तुम अच्छी तरह से जानती हो मैं जिस काम से यहाँ आया हूँ उसे पूरा किए बिना हरगिज नहीं जाऊंगा।
इसलिए जिद करना छोड़ो और शांति से मेरी बात सुनो। हर बीतते पल के साथ नंदिनी का डर बढ़ता जा रहा था। वो जानती थी कि युवराज उस पर नजर रखेगा। कहीं शुभांग जी को मेरे कमरे में देख लिया तो मुझे गलत साबित करने के लिए बहुत बड़ा बवाल कर देगा। फिर मौसा जी को वो क्या जवाब देगी? उसे शुभांग पर भी बहुत गुस्सा आ रहा था। क्यों नहीं समझते मेरी बात? बस अपने मन का करते हैं। उसने पलट कर शुभांग को गुस्से से देखा और बोली, आपको एक बार में किसी की बात समझ में नहीं आती। आप कहीं के लॉर्ड गवर्नर हैं जो हर जगह अपनी मनमर्जी चलाएंगे। तरीके से समझा रही हूँ, लेकिन आपको तो कुछ समझना ही नहीं है। युवराज जी मुझे खोजते हुए यहाँ तक चले आए, तो आप सोच भी नहीं सकते कितनी बड़ी मुश्किल हो जाएगी। मैं सबको क्या जवाब दूंगी? जिसकी 3 दिन बाद शादी होने वाली है, वो दूल्हा मेरे कमरे में दरवाजा बंद करके क्या कर रहा था? कहते कहते नंदिनी की आंखों में आंसू भर आए थे, लेकिन युवराज का नाम सुनते ही शुभांग का पारा तो 7वें आसमान पर चढ़ गया। वो गुस्से से नंदिनी की ओर बढ़ा। नंदिनी ने अपना हाथ आगे करके शुभांग को अपने करीब आने से रोकना चाहा। शुभांग ने उसका हाथ मोड़कर उसकी पीठ पर कसते हुए उसे दीवार से लगाकर गुस्से से बोला, बड़ी परवाह है तुम्हें युवराज जी की, लेकिन ये मत भूलना, तुम्हारे मन में किसी का ख्याल भी आया तो मैं उसकी जान ले लूंगा। मेरे सामने युवराज की परवाह करने की तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई नंदिनी? दर्द से नंदिनी की आंखें छलक आईं। वो कराहते हुए बोली, छोड़िए मेरा हाथ, मुझे दर्द हो रहा है। नंदिनी की छलकती आंखें देखकर शुभांग को बहुत तकलीफ हुई। उसे अपने ऊपर गुस्सा भी आया। कहाँ तो नंदिनी की तकलीफ दूर करने आया था और कहाँ उसे और दर्द दे बैठा। उसने नंदिनी का हाथ ढीला छोड़ दिया और उसकी कमर में हाथ डालकर अपने करीब लाने लगा। तो नंदिनी 2 कदम पीछे हटकर बोली, नहीं शुभांग जी, आप मेरे करीब मत आइए। आपकी होने वाली पत्नी इसी रिजॉर्ट के एक कमरे में बैठकर आपको अपना बनाने के सपने देख रही है और आप यहाँ। फिर कुछ रुक कर बोली, अब आप नहीं जाएंगे तो मैं ही चली जाऊंगी। कहकर वो दरवाजे की ओर बढ़ने लगी। शुभांग ने उसकी कलाई पकड़कर जोर से उसे अपनी ओर खींच लिया। नंदिनी सीधे शुभांग के सीने से जा लगी। शुभांग ने कस कर उसे अपनी बाहों में भींच लिया। नंदिनी का चेहरा शुभांग के दिल के बहुत करीब था। शुभांग की धड़कनें नंदिनी को साफ सुनाई दे रही थी। उसका दिल भी शुभांग को अपनी बाहों में भरने को बेकाबू हो रहा था। लेकिन थोड़ी देर पहले मोनिका को शुभांग का किस करना और शुभांग का कुछ न कहना नंदिनी अपने मन से निकाल नहीं पा रही थी। शुभांग की बाह पकड़कर उसे खुद से दूर करना चाहा, तो शुभांग ने उसे अपने और करीब कर लिया। अपनी एक उंगली उसके चिन्ह पर रखकर उसका चेहरा ऊपर उठाया। थोड़ी देर उसकी झील सी गहरी आंखों की गहराई में उसके प्यार की गहराई नापता रहा। नंदिनी की पलकें धीरे धीरे बंद हो गईं। शुभांग आहिस्ता से उसके होठों के करीब बढ़ने लगा। शुभांग की सांसें नंदिनी को अब अपने होठों पर महसूस हो रही थीं। तभी नंदिनी ने अपनी हथेली आगे करके शुभांग को वहीं रोक दिया और दूसरा हाथ उसके सीने पर लगाकर उसे कस कर पीछे धक्का देकर बोली, मेरे साथ ये सब करने की जरूरत नहीं है। आपके पास आपकी मंगेतर है, उसके साथ जाकर ये सब कीजिए। शुभांग तो पूरी तरह से नंदिनी की नजदीकी में खोया हुआ था। अचानक नंदिनी के धक्का देने पर संभल नहीं पाया और लड़खड़ाकर बेड पर गिर गया। हैरानी से नंदिनी को देखने लगा। शुभांग के गिरने से नंदिनी भी सकपका गई और धीरे से बोली, आपको चोट तो नहीं लगी? शुभांग अपनी मुस्कान छुपाते हुए अपनी कमर पर हाथ रखकर दर्द का झूठा ड्रामा करते हुए बोला, ओह गॉड, मेरी कमर बहुत दर्द हो रहा है। नंदिनी ने देखा कि शुभांग को चोट लगी है, तो घबरा कर उसके पास जाकर बेड पर बैठ गई और उसकी कमर छूकर बोली, आई एम सॉरी शुभांग जी, मैंने जानबूझकर आपको जोर से धक्का नहीं दिया।
वो तो शायद गलती से हो गया। 1 मिनट रुकिए, मैं आपकी कमर में दवा लगा देती हूँ, अभी ठीक हो जाएगा। वो मन ही मन पछता रही थी कि उसके कारण शुभांग जी की कमर में इतनी चोट लग गई। कल से तो उन्हें कितनी देर तक रस्मों के लिए बैठना पड़ेगा। नंदिनी को यूं परेशान होते देखकर शुभांग को बड़ा मजा आ रहा था। उसने मन ही मन कहा, चलो इसी बहाने मेरे करीब तो आई। नंदिनी जल्दी से ड्रॉर से पेन किलर ट्यूब ले आई और बोली, कहाँ चोट लगी है, मैं दवा लगा देती हूँ। शुभांग अपनी शर्ट की बटन खोलने लगा। नंदिनी अचकचा कर पीछे हो गई और निगाह दूसरी ओर करके बोली, आपको तो कमर में चोट लगी है ना, फिर शर्ट क्यों खोल रहे हैं? शुभांग ने मुस्कुराते हुए उसकी हथेली पकड़कर अपने दिल के पास रखा और हल्के से दबाते हुए बोला, कमर से ज्यादा यहाँ दर्द है और इस दर्द में ये मरहम काम नहीं करेगा। हाँ, तुम चाहो तो मेरे दिल का दर्द कम हो सकता है। शुभांग ने नंदिनी को अपनी बाहों में भरकर उसका चेहरा अपने दिल के पास रखते हुए बोला, बस एक बार इसे प्यार से छू लो, सारा दर्द दूर हो जाएगा। नंदिनी ने एक बार फिर शुभांग को कस कर धक्का दिया और खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, मैंने कहा था ना, ये सब जाकर अपनी मंगेतर के साथ कीजिए, मुझे आपके साथ कुछ नहीं करना। शुभांग इस बार अलर्ट था, इसलिए नंदिनी उसे खुद से दूर नहीं कर पाई। शुभांग ने उसे और कसकर अपनी बाहों में जकड़ लिया और हंसते हुए बोला, मुझे तो मालूम ही नहीं था कि इस मासूम लड़की के अंदर एक जलनखोर बिल्ली बैठी है जो मौका पाते ही अटैक कर देगी। नंदिनी गुस्से से शुभांग के सीने पर मारते हुए बोली, मैं बिल्ली नहीं हूँ और ना ही मुझे जलन है किसी से। आपकी मर्जी, आप चाहे जिसके साथ जो करें, मैं क्यों जलूंगी, लेकिन अब मेरे साथ कुछ नहीं करने दूंगी। शुभांग शरारत से उसके गाल को चूमते हुए बोला, वैसे क्या नहीं करने दोगी? नंदिनी अपना चेहरा अपनी हथेली में छुपाते हुए बोली, मुझे नहीं पता, आपको जो समझना हो खुद समझ लीजिए और मेरे करीब भी आए ना तो मैं काट लूंगी आपको। शुभांग ने नंदिनी के दोनों हाथ अपनी मजबूत हथेली में कैद कर लिया और उसके माथे पर अपने होठ रख दिए। अब नंदिनी की पकड़ ढीली पड़ गई थी, उसकी पलकें भी धीरे धीरे बंद होने लगी। तो शुभांग ने आहिस्ता से उसके होठों को चूम कर कहा, अब काटो मुझे, यही करने से रोक रही थी ना? फिर पूरी शिद्दत से उसके होठों को चूम कर बोला, मेरे होठों पर बस तुम्हारे प्यार का एहसास है और किसी की छुअन इसे महसूस ही नहीं होती। नंदिनी की आंखों के कोरों से आंसू बहने लगे। शुभांग उसकी आंखों को चूम कर मुस्कुराते हुए बोला, अरे यार, अभी तो हमारी शादी में कुछ दिन बाकी हैं। तुम तो अभी से पत्नियों की तरह रिएक्ट करने लगी जान। तुम्हें इतनी जलन होती है जब कोई मेरे करीब आता है? नंदिनी आश्चर्य से शुभांग की आंखों में देखते हुए बड़ी मायूसी से बोली, मेरे लिए सब कुछ सह पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपकी पत्नी मैं नहीं, मोनिका बनने वाली है। अब आप जाइए यहाँ से। शुभांग ने उसके सिर को चूम कर कहा, यही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन तुमको तो मुझसे ज्यादा दूसरों की बातों पर भरोसा है। मैंने कहा था ना तुमसे कि नंदिनी, मेरे साथ प्यार की राह पर चलना आसान ना होगा, लेकिन मुझ पर भरोसा रखना, मैं सब ठीक कर दूंगा। लेकिन तुमने मेरी एक भी बात नहीं मानी। मोनिका के कहने पर मुझसे बताए बिना मुझे छोड़कर चली आई। एक बार भी नहीं सोचा कि जब तुम मुझे जबलपुर में नहीं मिलोगी तो क्या बीतेगी मुझ पर। जब से तुम आई हो, एक रात भी ठीक से नींद नहीं आई, एक पल भी चैन नहीं मिला। अरे वो तो साजिश थी मोनिका की, तुम्हें मुझसे दूर करने की। मैं कोई उसका बचपन का प्यार नहीं हूँ, वो मुझे कोई प्यार नहीं करती, बल्कि हम दोनों के बीच गहरी दुश्मनी है। वो तो कामयाब हो गई थी अपने मकसद में। अगर मेरे सिक्योरिटी गार्ड ने होटल से निकलते ही तुम्हारा पीछा ना किया होता और दीपेन को सूचना ना देते। दीपेन ने तुम्हें रेलवे स्टेशन जाते देख लिया था, तुम्हारे साथ ही वो रेलवे स्टेशन पर मौजूद था।
मुझे सारी बात बताई तो मैंने उसे भी तुम्हारे साथ पालमपुर भेज दिया। नंदिनी तो हैरानी से बस टुकुर टुकुर शुभांग को निहारे जा रही थी। शुभांग ने कहा, याद होगा तुम्हें, ट्रेन में जो लड़का तुम्हारी बर्थ के सामने ऊपर बैठा था, वो कोई और नहीं, दीपेन का सगा छोटा भाई है। वो मोबाइल पर वीडियो कॉल में मुझे तुमको दिखा रहा था। अगर उस समय मैं तुम्हें देख ना पाता तो शायद मेरी जान ही निकल जाती। तुम सोच भी नहीं सकती नंदिनी कि तुमने कितनी बड़ी गलती की थी, खुद को इतने बड़े रिस्क में डालकर। लेकिन अब चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पास हूँ। बस मुझ पर भरोसा रखो और मेरा साथ दो, तो मैं हर कठिन परिस्थिति को जीत लूंगा। फिर शरारत से हंसते हुए बोला, और शादी तो तुमसे ही करूंगा, क्योंकि तुम मेरी ही नहीं, मेरी मॉम की भी पसंद हो। वो बेचारी कब से तुम्हें अपनी बहू बनाकर अपने घर में लाने के सपने देख रही हैं। फिर नंदिनी को आहिस्ता से चूम कर बोला, और ये सब भी तुम्हारे साथ ही करूंगा। नंदिनी शर्मा कर शुभांग के सीने में सिमट आई। तो शुभांग ने उसे कस कर अपने सीने से लगा लिया। एक तरफ जहां दो प्यार करने वाले दिल एक दूसरे में खोए अपने सारे गिले शिकवे दूर कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ आरवी अपने होटल की खिड़की पर दूरबीन लिए खड़ा रिजोर्ट में आने जाने वाले लोगों पर और रिजोर्ट की हर हलचल पर नजर रखे हुए था। होटल की 8वीं मंजिल पर बने अपने रूम की खिड़की में खड़े होकर दूरबीन से रिजोर्ट की गतिविधियों पर नजर रखना नामुमकिन था। उसने सोचा कुछ और करना पड़ेगा, वरना रिजॉर्ट के अंदर क्या चल रहा है, यहाँ से तो मुझे बिल्कुल पता ही नहीं चलेगा। मोबाइल निकाल कर वो किसी से बात करने लगा। फोन पर दूसरी तरफ जो आदमी था, वो आरवी की बात मानने से नानुकुर कर रहा था। थोड़ी देर तो आरवी उसे समझाता रहा, लेकिन लगातार उसके ना कहने पर आरवी गुस्से से गुर्रा कर बोला, आरवी खुश होकर अगर किसी को माला माल कर सकता है, तो गुस्सा होकर उसके शरीर से उसकी सांसें भी छीन सकता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बात टालने की, और आरवी को हल्के से लेने की तो हिम्मत मत करना, वरना अंजाम बुरा होगा। शाम 6 बजे तक मुझे उस आदमी का नंबर और एक लोकल सिम मिल जानी चाहिए, कहकर आरवी ने फोन काट दिया और एक बार फिर दूरबीन आंखों से लगाकर रिजॉर्ट की ओर देखने लगा। शाम होते ही आरवी होटल से बाहर निकल आया। काले रंग की ओवरकोट पहने, पैरों में लंबे गम बूट और सिर पर एक ऐसी कैप जिसका एक बड़ा हिस्सा उसके चेहरे को ढक रहा था। एक लोकल नंबर की गाड़ी सड़क पर आकर रुकी, जिसमें जाकर आरवी बैठ गया। थोड़ी दूर जाकर गाड़ी एक जगह पर रुक गई। इस एरिया में लोगों का आना जाना कम था। ड्राइवर ने आरवी को एक पैकेट पकड़ाते हुए कहा, ये आपके लिए रामपाल जी ने दिया है, सामने दूसरी गाड़ी लगी है, आप जाकर उसमें बैठ जाइए, वो आपको आपके होटल छोड़ देगी। आरवी ने वैसा ही किया। क्रमशः कौन था आरवी और किस मकसद से पालमपुर आया था, रिजॉर्ट में किस पर नजर रख रहा था, क्या नंदिनी अब शुभांग की बातों को समझ जाएगी? ये जानने के लिए देखते रहिए तुम ही हो मेरी जिंदगी। साथियों, मेरी कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कर दें और कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। ऐसी ही और मनोरंजक कहानियां देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।